हेलो दोस्तों, यूपीपीसीएस और आरओ का जीएस का दृष्टि पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर आज 12 देखते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जीएस के। इससे पहले हम 11 देख चुके हैं। सभी प्लेलिस्ट में नहीं देखे हैं तो वहाँ पर जा कर के देख सकते हो। अब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ सभी को अच्छे से करने की कोशिश करिए और महत्वपूर्ण फैक्टों को अच्छे से समझिए। जो अच्छे लगे उन्हें प्रॉपर नोट्स में लिखते चलिए या फिर स्क्रीनशॉट लेते रहिए। देखो, इसमें पहला है क्वेश्चन कथन और कारण से संबंधित है। इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं एग्जाम में। देखो, महात्मा गांधी ने, कथन कहता है कि महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। कथन है महात्मा गांधी ने दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। और कारण है इसमें कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना अंतर्निहित था। तो आप इन्हें अच्छे से समझिए और आंसर बताइए। देखो, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 में आया था, या फिर इसे कह सकते हो भारत शासन अधिनियम 1919। ठीक है, 1919 में आया था। तो इसी के तहत देखा जाए तो प्रांतों में द्वैत शासन लगाया गया था जो चला था 1935 तक। ठीक है, और इसी द्वैत शासन की समीक्षा करने के लिए भेजा गया था साइमन आयोग 1927-28 में। ठीक है, 1927-28 में आया था साइमन आयोग, जो प्रांतों में द्वैत शासन लगा था उसकी समीक्षा करने के लिए। देखो, साइमन आयोग के बारे में समझो कि 8 नवंबर 1927 को सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया था ब्रिटेन के लंदन में। और उस टाइम भारत में वायसराय था लॉर्ड इरविन रहा था वायसराय भारत में 1926 से 31 तक। ठीक है, सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित किया गया था 1927 में। इसी को नाम दिया गया था साइमन आयोग। इसको श्वेत आयोग भी कह सकते हो। ठीक है, और देखो, ये भारत में आया था 3 फरवरी 1928 को और ये मुंबई पहुंचा था सबसे पहले। और याद रखना, ये मुंबई तो पहुंच गया था 3 फरवरी 1928 को साइमन आयोग, लेकिन मुंबई में इसे काले झंडे दिखा करके साइमन वापस जाओ के नारे लगा करके इसका विरोध किया गया था। यानी काले झंडे दिखाए गए थे इसको और साइमन वापस जाओ के नारे भी लगाए गए थे। और देखो, इसका विरोध करने का सबसे महत्वपूर्ण कारण ये था कि इसमें सभी ब्रिटिश थे। यानी इसमें कुल 7 सदस्य थे और सभी के सभी ब्रिटिश थे। ठीक है, ये महत्वपूर्ण कारण था इसके विरोध का। देखो, इसने अपनी रिपोर्ट भी बनाई थी, रिपोर्ट बना ली थी इसने और 27 मई 1930 को पेश कर दी थी। ठीक है, और फिर ये रिपोर्ट जो पेश की गई थी इसके द्वारा, उसी पर चर्चा करने के लिए, यानी साइमन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए ही लंदन में 1930, 1931 और 1932 को 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित कराए गए थे। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन क्यों आयोजित कराए गए थे ये भी पूछा जा सकता है। तो साइमन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए लंदन में कराए गए थे। और देखो, ये साइमन आयोग पर जो चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन कराए गए थे, इसमें कुछ सिफारिशें दी गई थी। तो जैसे इसमें साइमन आयोग की सिफारिश थी प्रांतों में द्वैत शासन का अंत करके केंद्र में लागू करना। दूसरी थी इसकी गवर्नर जनरल और गवर्नरों के अधिकारों में वृद्धि करना, भारतीयों के मताधिकार का विस्तार करना, और प्रांतीय विधानमंडलों का विस्तार और मुसलमानों के लिए विशेष मताधिकार करना, केंद्रीय विधान परिषद का पुनर्गठन करना। तो समझ सकते हो साइमन आयोग जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसने काफ़ी सिफारिशें की थी। और देखो, इसके अलावा इसमें जो दूसरा कारण दिया हुआ है कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना ये अंतर्निहित था। तो देखो, ये साइमन कमीशन की रिपोर्ट में ये नहीं था, ऐसा कुछ भी प्रावधान नहीं था, ना उसमें कोई सिफारिश की गई थी। तो देख लो, इस वजह से ये दूसरा जो कारण दिया हुआ है ये गलत हो जाता है। लेकिन ये जो कथन है महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था, तो ये कथन सही है इसमें। देखो, साइमन ये जो राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना ये अंतर्निहित जो था ये किस में था, ये गांधी इरविन जो समझौता हुआ था 1931 में। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था, वायसराय हाउस में हुआ था, जिसे अब राष्ट्रपति भवन कहते हैं, दिल्ली में हुआ था ये। ठीक है, उसमें सिफारिश की गई, उसमें था ये प्रावधान ये कांग्रेस का दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का, जैसे उसमें सिफारिशें की गई थी
यानी उसमें प्रमुख शर्तें थीं उसकी महात्मा गांधी और इरविन समझौते की। जैसे कांग्रेस और उसके कार्यकर्ताओं की जब्त की गई संपत्ति वापस की जाएगी, सारे अध्यादेश और अधिनियम वापस लिए जाएंगे, हिंसात्मक अभियुक्तों को छोड़ करके सभी बंदियों को रिहा कर दिया जाएगा, समुद्र के किनारे बसे लोगों को अपने लिए नमक बनाने का अधिकार दिया जाएगा, उसके अलावा अफीम एवं शराबों की दुकानों पर शांतिपूर्वक धरने का अधिकार दिया जाएगा। देखो, इन सब के बदले में हमारी तरफ से जो कांग्रेस ने कहा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद कर दिया जाएगा। द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन होगा उसमें कांग्रेस भाग लेगी, नमक कानून का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। तो ये प्रमुख शर्तें थीं गांधी इरविन समझौते की। ठीक है, तो समझ सकते हो साइमन कमीशन में ये रिपोर्ट नहीं थी, साइमन कमीशन में ये प्रावधान नहीं था, यानी अंतर्निहित नहीं था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। ये था गांधी इरविन समझौते में। तो इसका कथन सही हो जाता है ए और आर गलत है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अब देखो, भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस टाइम कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? अबुल कलाम आज़ाद, जेवी कृपलानी, बी पट्टाभी, सीताराम मैया, सी राजगोपालचारी। अच्छा क्वेश्चन है। देखो, भारत कब आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को हुआ था भारत आज़ाद। ठीक है, ये तो सभी को पता ही होगा। और देखो, भारत में जो देखा जाए, कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेवी कृपलानी, भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेवी कृपलानी, जो 1940 से लेकर के नवंबर 1947 तक बने थे। ठीक है, तो समझ सकते हो जेवी कृपलानी, ऑप्शन बी का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 के विजेता लेखक जॉर्जी गोस्पोदिनोव किस देश से संबंधित है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 का किसे मिला है? जॉर्जी गोस्पोदिनोव। तो ये पूछा है इसमें किस देश के हैं ये? इटली, जॉर्जिया, बुल्गारिया, रोमानिया। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 का टाइम शेल्टर इनका उपन्यास है, उसके लिए दिया गया है। ठीक है, जॉर्जी गोस्पोदिनोव। और ये याद रखना, ये बुल्गारिया देश के हैं। कहाँ के हैं? बुल्गारिया के। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। और ये याद रखना, बुल्गारिया के पहले लेखक हैं जिन्हें ये पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट देखते हैं, चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर, देखो, चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है सार श्रीहरिकोटा से LVM-3, देखो एल लिख देता हूँ, LVM-3 M4, ये रॉकेट इसमें यूज किया गया है चंद्रयान 3 में। और इसको 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया चंद्रयान 3 को। और 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच गया, सफल लैंडिंग की। और देखो, जिस स्थान पर यह उतरा था, यानी जिस स्थान पर लैंडिंग की, उस स्थान को शिव शक्ति पॉइंट दिया गया है। और ये शिव शक्ति पॉइंट का नाम इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया है। तो देखो, इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं पी वीरा मुथुवेल, चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं। और एस मोहन कुमार मिशन डायरेक्टर हैं, याद रखना। एस मोहन कुमार कौन है? इसमें मिशन डायरेक्टर हैं। और एस सोमनाथ कौन है? एस सोमनाथ हैं इसरो के अध्यक्ष। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पी वीरा मुथुवेल। क्वेश्चन नंबर 5 है अब, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए। देखो, एक साइड में प्रमुख युद्धों के बारे में लिखा हुआ है और एक साइड में वो युद्ध जो समाप्त हुए किस संधि से समाप्त हुए थे। जैसे प्रथम कर्नाटक युद्ध है, प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? तो देखो, एक्सलास चैपल यानी एक्सलास सापेल भी कह सकते हो, ये संधि हुई थी, इसके द्वारा समाप्त हुआ था प्रथम कर्नाटक युद्ध। ठीक है, किससे? एक्सला चैपल की संधि जो हुई थी उसके द्वारा समाप्त हुआ था। देखो, आपको कर्नाटक युद्धों के बारे में बता दूं, अंग्रेज और फ्रांसियों के मध्य लड़े गए थे ये कर्नाटक युद्ध। 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे और काफ़ी फेमस हैं ये तीनों युद्ध। इन्हीं को कहा जाता है आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष। ठीक है, तो देखो, पहला जो हुआ था उसमें समझ सकते हो 1740 में ऑस्ट्रिया को लेकर उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हुआ था। तो उसी से समझ सकते हो कि भारत में दोनों चाहते थे कि व्यापार पर अधिकार हमारा हो, उसी हिसाब से ये संघर्ष एक दूसरे के मध्य होते गए। ठीक है, जैसे कि पहला जो ये प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था ये 1740 से लेकर के
1748 तक हुआ था। ठीक है, तो 1748 को हुई थी ये एक्सला चैपल की संधि। एक्सला चैपल की संधि हुई थी 1748 में। ठीक, तो पहला तो ये हो गया। और देखो द्वितीय कर्नाटक युद्ध भी देख लो, द्वितीय कर्नाटक भी युद्ध भी हुआ था 1749 से लेकर के 1754 तक। लिख देता हूँ इसमें, 1749 से 54 तक हुआ था ये युद्ध। ठीक है, ये फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। और ये जो युद्ध हुआ था इसकी अंत हुआ था 1754 में। देखो इस दूसरे कर्नाटक युद्ध तक देखा जाए तो नेतृत्व कर रहा था फ्रांसीसी सेना का डुप्ले। तो उसने फ्रांसीसी सेना ने पूरे दक्षिण भारत में उसका अधिकार कर लिया था फ्रांसीसियों ने अपना। और देखो 1754 में ही डुप्ले वापस लौट गया था। तो समझ सकते हो ये जो युद्ध था ये अनिर्णायक रूप से बंद हो गया था। और जब हुई थी 1754 में पांडिचेरी की संधि। ठीक है, इसका कोई निर्णय नहीं निकला था। तो समझ सकते हो दूसरा तो हो जाएगा ऑप्शन सी थे, सी का हो जाएगा 3 से मिलान। और देखो तीसरा कर्नाटक युद्ध ये समाप्त हुआ था पेरिस की संधि से। और तीसरा कर्नाटक युद्ध हुआ था, याद रखना, 1756 से लेकर के 1763 तक हुआ था। और पेरिस की संधि हुई थी 1763 में, याद रखना। तो देखो ए का तो हो गया 4, बी का हो गया 1, सी का हो गया 3। और आपका ये प्रथम मैसूर युद्ध जो हुआ था, प्रथम मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से लेकर के 1769 तक। और इसमें ब्रिटिश की हार हुई थी, यानी अंग्रेजों की इसमें हार हुई थी। हैदर अली ने हरा दिया था इसमें। ठीक है, तो डी का हो जाएगा 2, 4-1-3-2, 4-1-3-2। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अब, मुद्रास्फीति की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन हानि की स्थिति में होता है? मुद्रास्फीति की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन जो है हानि की स्थिति में होता है? देनदार, लेनदार एवं पेंशन भोगी, अचल संपत्ति धारक या व्यापारी तथा निवेशक। देखो इसमें समझो, महत्वपूर्ण पॉइंट बता रहा हूँ आपको मुद्रास्फीति के टाइम से संबंधित, कि जैसे देखो मुद्रास्फीति से पहले अगर किसी ने किसी को उधार दिया है, यानी जो धन दिया है किसी ने, तो उसको तो उस टाइम तो कहेंगे देनदार। लेकिन मुद्रास्फीति के टाइम उसका जब पैसा वापस होता है, यानी उसके पास जो पैसा वापस आता है, तो उसको कहते हैं लेनदार। ठीक है, मुद्रास्फीति के टाइम में जो वापस लेता है अपने पैसे को उसको लेनदार कहते हैं, और जो वापस करता है उसको देनदार कहते हैं। तो आप समझ सकते हो मुद्रास्फीति की स्थिति में देनदार जो होता है, यानी जो वापस करता है पैसे को, वो इसमें फ़ायदा उठाता है। और जो लेनदार होता है, जो पैसे को वापस लेता है अपने को, वो इसमें घाटे में रहता है। ठीक है, जब कीमतें बढ़ती हैं तो रुपये की कीमत गिर जाती है, और इस स्थिति में देनदार समान राशि वापस करते हैं। लेकिन ये वस्तुएं तथा सेवाएं देखा जाए तो, या वास्तविक मुद्रा के संदर्भ में देखा जाए तो कम भुगतान करते हैं। इसी हिसाब से लेनदार जो होता है इसमें नुकसान में रहता है। ठीक है, और जो देनदार होता है वो फ़ायदा उठाता है इसमें। तो काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। मुद्रास्फीति की स्थिति में कौन हानि की स्थिति में रहता है? तो लेनदार इसमें हानि की स्थिति में रहता है। और देखो इसके अलावा ये जो पेंशन भोगी होते हैं, यानी इसके अलावा जो पेंशन भोगी होते हैं, ब्याज प्राप्त करने वाले जो होते हैं, ये भी इसमें नुकसान में रहते हैं। लेकिन ये जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है, व्यापारी या निवेशक जो होते हैं, या फिर अचल संपत्ति धारक होते हैं, वो सभी मुद्रास्फीति के समय में लाभ उठाते हैं। याद रखना, व्यापारी, निवेशक या फिर अचल संपत्ति धारक, ये सभी लाभ उठाते हैं। और लेनदार और ये पेंशन भोगी जो होते हैं, ये इसमें घाटे में रहते हैं। याद रखना, इसके अलावा ब्याज प्राप्त करने वाले भी इसमें नुकसान में रहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व के सबसे बड़े ध्यान केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? ध्यान केंद्र विश्व का सबसे बड़ा 18 दिसंबर 2023 में मोदी ने ये उमराहा वाराणसी में उद्घाटन किया है इसका। कहाँ? वाराणसी में, वाराणसी के उमराहा में, याद रखना। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार प्रतीत होता है। बताइए, जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिराई जाती है तो उसका भार क्या घटता हुआ प्रतीत होता है, बढ़ता हुआ या अपरिवर्तित या शून्य?
देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जब किसी वस्तु को ऊपर से नीचे गिराया जाता है तो उसका भार जो है वो अपरिवर्तित रहता है। क्यों अपरिवर्तित कैसे रहता है? जैसे देखो आदर्श परिस्थितियों में देखोगे आप, जैसे वायु प्रतिरोध उसमें शून्य हो यानी नगण्य हो। अगर वायु प्रतिरोध जो है तो किसी वस्तु को ऊपर से नीचे गिराने पर उसका भार जो है कोई भी परिवर्तन नहीं होता है उसमें, यानी अपरिवर्तित रहता है। क्यों? क्योंकि उसका जो द्रव्यमान होता है और उसका गुरुत्वीय त्वरण जो होता है उसका मान स्थिर रहता है। इसी वजह से उसके भार में कोई भी परिवर्तन प्रतीत नहीं होता है। लेकिन देखो एक क्वेश्चन और पढ़ा होगा आपने कि लिफ्ट में बैठा हुआ व्यक्ति जब ऊपर से नीचे आता है लिफ्ट के साथ तो उसे अपना भार घटता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, वो अलग है क्वेश्चन, ये अलग है। यानी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को ऊपर से नीचे आने पर अपना भार घटता हुआ प्रतीत होता है और नीचे से ऊपर जाने पर उससे अपना भार बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का प्रयोग किया जाता है। सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का प्रयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है बताइए। तो देखो इसका रेडियो ट्रांसमिशन में और टेलीविज़न ट्रांसमिशन ये दोनों में किया जाता है इसका सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। बी और सी दोनों इसके सही जवाब हैं। और देखो सेलुलर फ़ोन है, इसमें ऑप्शन जो दिया हुआ है सेलुलर फ़ोन में डुप्लेक्स कम्युनिकेशन का प्रयोग किया जाता है और सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का टेलीविज़न और रेडियो में किया जाता है। डुप्लेक्स कम्युनिकेशन का सेलुलर फ़ोन में किया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। देखिए इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये कहाँ पर है? इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो देखो ये कलपक्कम में है। कहाँ है? कलपक्कम तमिलनाडु। कलपक्कम तमिलनाडु में। ठीक है, तो ये पहला तो गलत है इसमें। दूसरा है साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, तो ये कोलकाता में है ना कि हैदराबाद में? कोलकाता। ठीक है। दूसरा इसमें भारी जल बोर्ड, ये मुंबई में स्थित है ना कि अहमदाबाद में? मुंबई। ठीक है। और ये इंडियन रेयर अर्ब्स लिमिटेड, ये मुंबई महाराष्ट्र में है। तो यही सही जवाब है इसका ऑप्शन डी, इंडियन रेयर अर्ब्स लिमिटेड। और देखो इसका वर्तमान में नाम देखा जाए तो IREL है। क्या है? IREL। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, इसका मिलान करना है। एक साइड में विद्रोह और एक साइड में उससे संबंधित वर्षों के बारे में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। देखो अहोम विद्रोह कब हुआ था? अहोम विद्रोह हुआ था 1828 को, तो ए का हो जाएगा 2। कोल विद्रोह कब हुआ था? ये 1831 को हुआ था कोल विद्रोह, तो इसका हो जाएगा डी, 31-32 को 4 हो जाएगा। संथाल विद्रोह 1855-56 को हुआ था और मोपला विद्रोह ये 1921 को हुआ था मोपला विद्रोह, तो 2-4-1-3 हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो। अहोम विद्रोह 1828, कोल विद्रोह 1831-32, संथाल विद्रोह 1855-56 और मोपला विद्रोह 1921 को। 2-4-1-3 इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? पहला इसमें पार्थिव ग्रहों की श्रेणी में बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल ग्रह आते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल क्या पार्थिव ग्रहों की श्रेणी में आते हैं? देखो पार्थिव ग्रह यानी मिट्टी के यानी पृथ्वी से संबंधित मिट्टी से संबंधित ग्रह कहते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को। तो ये आंतरिक ग्रह भी हैं ये चारों। इसके अलावा बाहरी या फिर गैसीय ग्रह या जोबियन ग्रह जो हैं बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, वो 4 हैं। ठीक है। देखो दूसरा ही दिया हुआ है इसमें जैवीय गैसीय या जोबियन ग्रहों की श्रेणी में बृहस्पति, अरुण, शनि और वरुण ये चारों ही शामिल होते हैं, तो ये दूसरा भी सही है। तीसरा इसमें सौरमंडल के सभी ग्रहों में बृहस्पति का घनत्व सर्वाधिक है। देखो बृहस्पति ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बल तो सबसे अधिक है, लेकिन घनत्व सबसे अधिक नहीं है। घनत्व तो पृथ्वी का है। पृथ्वी का कितना है?
तकरीबन 5.5 ग्राम प्रति घन मीटर है। ठीक है, तो 5.5 ग्राम प्रति घन मीटर है इसका पृथ्वी का, सबसे अधिक है सौरमंडल ग्रहों में। सबसे अधिक किसका है? पृथ्वी का। लेकिन गुरुत्वाकर्षण किसका है सबसे अधिक? बृहस्पति का। तो ये गलत है इसमें तीसरा। चौथा, इसमें सौरमंडल के सभी ग्रहों में बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण बल सर्वाधिक है। तो ये उल्टे दिए हुए हैं दोनों। गुरुत्वाकर्षण बृहस्पति का है, घनत्व पृथ्वी का है। तो 1, 2 इसमें सही है। जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, 1 और 2 केवल। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? नहीं है। उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखो, पहला है इसमें ग्रीष्म अयनांत 21 जून को, शीत अयनांत 22 नवंबर को, वसंत ऋतु 21 मार्च को, शरद विषुव 22 सितंबर को। देखो, पहला देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध से संबंधित हैं ये सभी। देखो, ग्रीष्म अयनांत जो है, ग्रीष्म अयनांत 21-22 या 20-21 जून को ही होता है। तो ये तो सही है इसका। ठीक है, पहला तो इसमें सही है। क्यों सही है? कि देखो, जून के आसपास देखा जाए तो कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। ठीक है, और उसी वजह से फिर कर्क रेखा विषुवत और मकर रेखा की तरफ जाओगे आप दक्षिण में, तो वहाँ लंबवत नहीं पड़ती हैं, तिरछी पड़ती हैं। तो वहाँ पर शीत अयनांत होता है। और देखो, शीत अयनांत जो होता है, अगर उत्तरी गोलार्ध के बारे में बात करें हम, तो उत्तरी गोलार्ध में शीत अयनांत होता है 22 दिसंबर के आसपास होता है, ना कि नवंबर में। ठीक है, 21-22 दिसंबर में। तो ये दूसरा गलत है इसमें। तीसरा है इसमें वसंत विषुव 21 मार्च को, तो ये सही है इसमें। और शरद विषुव 22 सितंबर को। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं अब। एक साइड में ये संघर्ष वगैरह, सत्याग्रह वगैरह हैं, और एक साइड में उनसे संबंधित व्यक्तियों के नाम है। जैसे देखो, बारदौली सत्याग्रह काफ़ी फेमस है। स्टार्टिंग तो इसकी 1918 में हुई थी, लेकिन आगे फिर नेतृत्व इसका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था 1928 में। और इसी में इन्हें महिलाओं के द्वारा सरदार की उपाधि दी गई थी, याद रखना। तो देखो, एक का तो हो जाएगा, बारदौली सत्याग्रह का मिलान हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल से। ठीक है, एक का तो 2 हो गया। और ये देखो, भारतीय किसान संस्थान इसकी स्थापना की थी एनजी रंगा ने। किसने? एनजी रंगा ने। तो देखो, बी का हो जाएगा 4। और बंगाल प्रजा पार्टी की स्थापना की गई थी फजलुल हक के द्वारा। बंगाल प्रजा पार्टी फजलुल हक के द्वारा, ये 1929 में बनी थी, याद रखना। ठीक है, तो 3 का हो जाएगा 3, सी का। बाकास्त संघर्ष जो हुआ था, ये बिहार में हुआ था। बाकास्त संघर्ष यानी स्वयं खेती की भूमि से संबंधित संघर्ष था ये। और इसमें स्वामी जो श्रद्धानंद सरस्वती हैं, ये इससे संबंधित हैं। तो डी का हो जाएगा 1। तो 2, 4, 3, 1 होगा इसका सही जवाब ये। नेक्स्ट देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखो, क्रिप्स मिशन कब आया था? क्रिप्स प्रस्ताव कब आया था? सबसे पहले बता दूं, क्रिप्स प्रस्ताव आया था 1942 को। कब? लिख देता हूं, 1942 को आया था। अगस्त प्रस्ताव 1940 को। ठीक है, बेबेल योजना पूछी जाती है 1945 को। और सीआर जो फॉर्मूला पेश किया गया था, ये 1944 को। ठीक है, तो क्रम देख लो। सबसे पहले तो 2 आएगा, उसके बाद 1 आएगा, उसके बाद 4 आएगा, उसके बाद 3 आएगा। 2, 1, 4, 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, 2, 1, 4, 3। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही कथनों पर विचार कीजिए, चुनाव कीजिए। आग्नेय चट्टानें सामान्यतः रवेदार होती हैं, बताइए पहले में।
देखो आग्नेय चट्टानें जो होती हैं सामान्यतः देखा जाए तो ये रवेदार ही होते हैं, इनमें पूरा जीवाश्म तथा परतें नहीं पाई जाती हैं, याद रखना। और आग्नेय चट्टान जैसे गैब्रो, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेगमेटाइट, ये सभी आग्नेय चट्टानों में ही शामिल होते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला तो ये सही है। परतदार चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। देखो आपको परतदार चट्टानों के बारे में बताऊं, इन्हें अवसादी चट्टान भी कहते हैं। अवसादी जो चट्टानें होती हैं उन्हीं को ही परतदार चट्टानें कहते हैं, क्योंकि इसमें परत पाई जाती हैं, इसी वजह से इसका नाम अवसादी चट्टानों का परतदार चट्टान भी है। और देखो इनका निर्माण जो होता है चट्टानों के टूटने के द्वारा जो मलबा होता है उसके जल में जमा होने से होता है। ठीक है, और इन चट्टानों में याद रखना जीवाश्म पाए जाते हैं, इस वजह से ये दूसरा सही है इसमें। अवसादी चट्टानों में हम जैसे बलुआ पत्थर है, चूना पत्थर है, सेल है, कांग्लोमेरेट है, ये इसके अलावा कोयला भी है, सिल्ट भी है, ये सभी इसमें शामिल करते हैं। तीसरा है इसमें रूपांतरित चट्टानों का निर्माण आग्नेय तथा परतदार चट्टानों के रूपांतरण से होता है। रूपांतरित चट्टानों का निर्माण आग्नेय तथा परतदार चट्टानों के रूपांतरण से होता है। तो देखो ये बिल्कुल सही है, आग्नेय तथा अवसादी यानी परतदार चट्टानों के रूपांतरण से ही होता है। और इसमें हम देखते हैं जैसे नीस होता है, इसके अलावा शिष्ट होता है, संगमरमर रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है, ये पूछा जाता है। और देखो सिलेट और संगमरमर ये दोनों आप अच्छे से समझ लेना, इसके अलावा नीस भी। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन रहा, ये तीनों ही सही हैं, इसके ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के बारे में देखो, पहला है इसमें खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, बिल्कुल सही है। ये 10 से 17 दिसंबर तक हुए थे 2023 में। और इसका शुभंकर भी पूछा जाता है, तो इसका शुभंकर है उज्ज्वला, याद रखना, एक गौरैया या फिर उज्ज्वला कह सकते हो। तो देखो इसका शुभंकर नई दिल्ली में हुआ, बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश 25 स्वर्ण सहित कुल 62 पदक प्राप्त कर तालिका में दूसरे स्थान पर रहा है क्या? देखो इसमें पहले स्थान पर तो हरियाणा रहा, जिसने कुल 105 पदक जीते थे, जिसमें 40 स्वर्ण पदक थे। दूसरा स्थान इसमें उत्तर प्रदेश ने प्राप्त किया, जिसमें 25 स्वर्ण पदक जीते थे उत्तर प्रदेश ने। तो ये दोनों ही सही हैं। ठीक है, कुल 62 पदक जीते, ए और बी दोनों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। एक साइड में अग्रणी उत्पादक देश हैं और एक साइड में पदार्थों के नाम है। देखो कोटे डी आइवरी किसका सबसे अधिक उत्पादन करता है? देखो कोटे डी आइवरी यानी आइवरी कोस्ट भी कह सकते हो, ये कोको के उत्पादन में सबसे अधिक है। तो एक का तो हो जाएगा 2। भारत किसका करता है? तो भारत दूध का सबसे अधिक उत्पादन करता है। मूंगफली का चीन करता है, याद रखना। और चाइना जो है ये मक्का का करता है। सी का 1 हो जाएगा और डी का 3 हो जाएगा। 2 4 1 3 इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको के मध्य सीमा बनाती है? देखो ये पीसीएस जो 2021-22 का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा तथा मैक्सिको के मध्य सीमा बनाती है? कौन सी नदी? तो देखो ये है ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है, रियो ग्रांडे नदी संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के मध्य सीमा बनाती है। और देखो ऑप्शन बी में है राइन नदी, राइन के बारे में भी याद रखना, ये फ्रांस और जर्मनी के मध्य सीमा बनाती है। ठीक है, जर्मनी के मध्य बनाती है। इसके अलावा स्विट्जरलैंड एवं लिechtenstein के मध्य भी सीमा बनाती है। ये नील विश्व की सबसे लंबी नदी है, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। इसका अपवाह क्षेत्र अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। जैसे वाइट नील और ब्लू नील पढ़ी होंगी आपने, उनकी संयुक्त धारा ही नील रूप से असवान बांध है इस पर। ठीक है, मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है, याद रखना। और अमेजन नदी विश्व की दूसरी है, जो ब्राज़ील से होकर के बहती है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 है कि व्यास सम्मान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैसे पहला है इसमें 33वां व्यास सम्मान हिंदी लेखक ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है।
33वां जो व्यास सम्मान है हिंदी लेखक हैं ज्ञान चतुर्वेदी, इन्हें दिया गया है क्या? तो देखो ये गलत है इसमें, क्योंकि ज्ञान चतुर्वेदी को तो 32वां जो 2022 में व्यास सम्मान है वो दिया गया था। पहला इसमें गलत है। 33वां दिया गया है पुष्पा भारती को, हिंदी लेखिका हैं पुष्पा भारती, और उनकी कृति है यादें यादें और यादें, उसके लिए दिया गया है पुष्पा भारती को 2023 का 33वां ज्ञान वो व्यास सम्मान, ठीक है। और ज्ञान चतुर्वेदी को 32वां दिया गया था 2022 में, पागल खाना उनका उपन्यास था उसके लिए दिया गया था, ठीक है। और देखो इसमें दूसरा है, यह पुरस्कार कृति यादें यादें और यादें के लिए दिया गया है। किसको? 33वां जो व्यास सम्मान है यादें यादें और यादें के लिए पुष्पा भारती को 2023 में दिया गया है, 33वें नंबर का, ठीक है। तो ये बातें जो हुई हैं 33वें नंबर की हुई हैं, 33वें व्यास सम्मान की, तो इस वजह से ये दूसरा सही है, पहला गलत है। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन से देश भूमध्य सागर की सीमा पर स्थित हैं? यानी भूमध्य सागर से कौन से देश सीमा बनाते हैं? अल्बानिया तथा क्रोएशिया, लिथुआनिया तथा लातविया, साइप्रस तथा लेबनान, और तुर्की एवं पोलैंड। देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, जैसे कि आपका कैस्पियन सागर है, भूमध्य सागर है, ब्लैक सागर है, और आपका ये हिंद महासागर, यानी ये 3-4 ही समझ लो, ओजोब सागर है, मरमरा सागर है, तो इन सभी से लगे हुए देशों के बारे में पूछा ही जाता है, तो इन्हें आप अच्छे से रट लो, ठीक है। भूमध्य, ब्लैक, कैस्पियन सागर, मरमरा और डेड सी, ये सभी इन्हीं को अच्छे से समझो। सबसे पहले देखो इसमें करते हैं भूमध्य सागर के बारे में समझो, कि पहला है इसमें अल्बानिया तथा क्रोएशिया। क्या क्रोएशिया और अल्बानिया भूमध्य सागर से सीमा बनाते हैं? तो देखते हैं चलो मैप में, कि देखो ये है मैप, भूमध्य सागर है आपके सामने, तो इसमें क्रोएशिया और अल्बानिया को देखते हैं। क्रोएशिया कहाँ पर है इसमें? देखो थोड़ा जूम कर लेता हूँ। तो देखो इसमें क्रोएशिया को देखो, सबसे पहले क्रोएशिया है, देखो ये ऑरेंज कलर वाला, ये थोड़ा एक सेकंड छोटा करो, ठीक है। अरे देखो ये है क्रोएशिया जो ऑरेंज कलर में है, ठीक है। और ये नीचे नीचे जो येलो में दी हुई है ये है अल्बानिया। तो देख सकते हो आप, दोनों ही भूमध्य रेखा से, भूमध्य सागर से रेखा बनाते हैं, तो इस वजह से इसका ये एक तो ठीक हो जाएगा, ठीक है। और सेकंड देखते हैं अब इसमें, सेकंड में दिया हुआ है लिथुआनिया और लातविया। लिथुआनिया और लातविया ये तो बाल्टिक कंट्री हैं, देखो ये दोनों लिथुआनिया और लातविया ये कहाँ है? गल्फ ऑफ बोथनिया जो है ऊपर दी हुई है, बाल्टिक सागर जो है उससे सीमा बनाते हैं। तो देखो लिथुआनिया और लातविया, देखो लिथुआनिया ये हो गया और लातविया भी ये हो गया, ठीक है। और एस्टोनिया इनमें सबसे ऊपर है। एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया ये बाल्टिक कंट्री हैं, क्योंकि बाल्टिक सागर से ये सीमा बनाते हैं। तो इसमें दूसरा तो गलत हो जाएगा, दूसरा तो है नहीं इसमें, यानी लिथुआनिया और लातविया बाल्टिक कंट्री हैं, तो ये नहीं है। साइप्रस और लेबनान, और देखो साइप्रस और लेबनान कहाँ पर है? देखो साइप्रस है ये नीचे, देखो इसमें ये जो है साइप्रस है, और लेबनान, तो देखो ये पुर्तगाल के पास, पुर्तगाल की राजधानी है लेबनान, यानी स्पेन, या स्पेन के या सीरिया के पास है, स्पेन नहीं सीरिया के पास है लेबनान, ठीक है। ये रहा, ऊपर ये साइप्रस है, नीचे लेबनान है, तो लेबनान भी इससे सीमा बनाता है, ठीक है। और देखते हैं और क्या है इसमें, और कौन सा दिया हुआ है? तुर्की है और पोलैंड, और देख लो, देखो तुर्की तो बनाता है, तुर्की तो ये रही, ठीक है, लेकिन पोलैंड, पोलैंड नहीं बनाता है, क्योंकि पोलैंड तो लैंडलॉक कंट्री है। पोलैंड कहाँ है? पोलैंड और देख लो, बताता हूँ, देखो पोलैंड यहीं पर होगा कहीं, देखो पोलैंड ऊपर है, ये रहा पोलैंड, ठीक है। तो समझ सकते हो इससे कौन कौन से सीमा बनाते हैं। ऑप्शन देखते हैं अब, कि एक तो अल्बानिया और क्रोएशिया, साइप्रस और लेबनान,
लेकिन पोलैंड नहीं मनाता है, तो ये गलत हो गया। तो इसके सही हो जाएंगे 1 और 3, 1 और 3 इसके सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन देखना है, ऑप्शन ए सही है इसका। देखो इसके अलावा और भी बता दूं, अच्छे से समझ लो, ये 10-12 देश हैं। देखो मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया, इजिप्ट, ये तो अफ्रीका से लगे हुए हैं। इसके अलावा ये जैसे स्पेन है, फ्रांस है, स्पेन, फ्रांस, थोड़ा सही कर लेना। देखो मैं लेबनान है, पुर्तगाल की राजधानी बोल गया हूँ। पुर्तगाल की राजधानी तो लिस्बन है, गलती हो गई, सॉरी, ध्यान रखना, ठीक है। लेबनान तो अलग है, ब्रसेल्स की राजधानी है शायद ये लेबनान। तो देखते हैं, ब्रसेल्स ही है ना। नहीं, लेबनान की राजधानी है बेरूत, बेरूत, ठीक है। देखो इटली है, फ्रांस है, स्पेन है, ठीक है, ये सभी इससे सीमा बनाते हैं। आपका ये तुर्की है, सीरिया है, और आपका इजराइल भी है, और मिस्र हो गया। इसी हिसाब से मैप में देख लो, तो इन सभी को आप अच्छे से समझ लेना। ग्रीस है, एथेंस, ग्रीस, ये सभी इसी से बनाते हैं, ठीक है। तो आप काफ़ी अच्छा है। सीरिया भी है, इजराइल भी है, स्पेन है, ये सभी मैंने बता दिए, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 है। नीचे 2 कथन दिए हुए हैं, एक कथन है और दूसरा कारण है। कथन देखते हैं सबसे पहले। प्रवाल मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाते हैं। प्रवाल जो है मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाते हैं। कारण है ये निम्न तापक्रम को सहन नहीं कर पाते हैं। देखो पहला इसमें सही है, प्रवाल मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाते हैं, कथन सही है। कारण है ये निम्न तापक्रम को सहन नहीं कर पाते हैं, तो देखो ये भी सही है। यानी प्रवालों को जीवित रहने के लिए उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। देखा जाए तो तकरीबन 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान से अगर नीचे टेम्परेचर चला जाएगा तो ये उसे सहन नहीं कर पाते हैं। इनके लिए जो अनुकूलित तापमान होता है वो तकरीबन 24-25 से लेकर के 29-30 तक होता है इसके लिए, ठीक है। ये दोनों ही सही हैं और इसकी ये व्याख्या भी करता है। ऑप्शन ए सही है, यानी ये निम्न तापक्रम को सहन नहीं कर पाते हैं। कौन? प्रवाल मुख्य रूप से देखा जाए तो। केंद्रीय बजट के अंतर्गत राजकोषीय घाटा दर्शाता है। राजकोषीय घाटा क्या दर्शाता है? सरकार की कुल उधारी आवश्यकता को, राजस्व प्लस ब्याज भुगतान को, राजस्व व्यय प्लस राजस्व प्राप्तियों को, पूंजीगत व्यय प्लस पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु आवश्यकता अनुदान को। बताइए राजकोषीय घाटा। देखो इसका सही जवाब होगा राजकोषीय जो घाटा होता है ये सरकार की कुल उधारी को दर्शाता है और सबसे बड़ा घाटा होता है राजकोषीय घाटा, याद रखना। और देखो इसी तरह देखा जाए तो राजस्व घाटा, राजस्व घाटे के बारे में भी बता दूं। राजस्व घाटा जो होता है राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्ति के मध्य अंतर होता है, यानी जब राजस्व व्यय अधिक होता है राजस्व प्राप्ति से तो वही कहलाता है राजस्व घाटा। और देखो राजस्व घाटे में से, जब राजस्व घाटे में से आप पूंजी पर जो पूंजीगत व्यय को निकाल दोगे, पूंजी पर जो व्यय किया जाता है उसको निकाल दोगे राजस्व व्यय में से, तो वह कहलाता है प्रभावी राजस्व घाटा। और याद रखना जो प्रभावी राजस्व घाटा होता है वह पूरा ही गैर उत्पादक होता है। पूछा जा सकता है कि सभी घाटों में से कौन सा गैर उत्पादक होता है, तो प्रभावी राजस्व घाटा जो होता है वह गैर उत्पादक होता है। तो देखो एक होता है प्राथमिक घाटा, प्राथमिक घाटा भी पूछा जाता है। तो प्राथमिक घाटा कहते हैं जैसे कि राजकोषीय घाटा है, राजकोषीय घाटे में थे आप अगर आप ब्याज अदायगी को निकाल दोगे तो वो निकल करके आएगा प्राथमिक घाटा, यानी प्राथमिक घाटा कहते हैं हम राजकोषीय घाटे में से ब्याज अदायगी को हटा देने से प्राप्त होने वाले घाटे को प्राथमिक घाटा कहते हैं। अर्थात देखो इसको कैसे निकाल सकते हो, प्राथमिक घाटा बराबर राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज अदायगी, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन रहा। क्वेश्चन नंबर 24 है, इसमें देखना है कथन और कारण। कथन है विश्व के अधिकांश उष्ण मरुस्थल 15 से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर स्थित है। और कारण है व्यापारिक पवनें जैसे जैसे पश्चिम की ओर जाती हैं उनकी नमी और आर्द्रता में कमी आती जाती है। तो देखो पहला कथन है विश्व के अधिकांश मरुस्थल 15 से 30 डिग्री
उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं, महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर। तो बिल्कुल सही है। जैसे आपने देखा होगा अफ्रीका का सहारा, कालाहारी, इसके अलावा दक्षिण अमेरिका का अटाकामा, और देखो भारत का भी थार मरुस्थल जो है पश्चिमी साइड में ही है। तो ये सभी पश्चिमी किनारे पर ही पाए जाते हैं महाद्वीपों के, और 15 से 30 डिग्री अक्षांशों पर। ठीक है, तो पहला बिल्कुल सही हो जाता है। और दूसरा देखो, व्यापारिक पवनें जैसे जैसे पश्चिम की ओर जाती हैं उनकी नमी और आर्द्रता में कमी आती जाती है। और देखो बात करूं मैं आपसे ये व्यापारिक पवनों की, तो समझ लेना व्यापारिक पवनें जैसे उत्तरी गोलार्ध में देखोगे आप तो ये उत्तर पूर्व से आती हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में ये दक्षिण पूर्व से आती हैं। ठीक है, जैसे जैसे ये आगे चलती हैं यानी समुद्र से दूरी के हिसाब से आगे चलती जाती हैं तो इनमें नमी और आर्द्रता में कमी होती जाती है, जिस वजह से वहाँ पर वर्षा जो है कम हो जाती है यानी नगण्य हो जाती है, और वर्षा कम हो जाती है और वाष्पीकरण उस क्षेत्र में अधिक हो जाता है। तो ये स्थितियाँ जिम्मेदार होती हैं मरुस्थल के निर्माण का। ठीक है, तो समझ सकते हो इसी वजह से उस क्षेत्रों में मरुस्थल बनते हैं यानी पश्चिमी किनारों में। तो सही हो जाएगा, ये दोनों ही सही हैं और ये व्याख्या भी करता है, तो समझ सकते हो इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? पहला है, वेद त्रयी के अंतर्गत ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद को शामिल करते हैं। देखो अथर्ववेद को इसमें शामिल नहीं करते हैं, इसमें सामवेद को शामिल करते हैं। सामवेद सबसे पुराना है ऋग्वेद, उसके अलावा यजुर्वेद, उसके अलावा सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद सबसे नया है। ठीक है, तो पहला ये गलत है। वेद त्रयी के अंतर्गत ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को शामिल करते हैं। ठीक है, दूसरा है, सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। तो देखो ये दूसरा सही है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा केवल 2, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण मृदभांड है। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का जो महत्वपूर्ण कारक है वो मृदभांड है क्या? तो देखो ये पहला सही है। क्या है? पहला सही है। देखो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताऊं, सिंधु घाटी सभ्यता में देखो लिपि, ज्ञान और नगर नियोजन, इन सभी के संदर्भ में देखा जाए तो प्रारंभिक आर्यों से ये अधिक विकसित थी, और साक्ष्यों में अलग अलग काल में पाए गए जो मृदभांड हैं सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य से पूर्व का ही सिद्ध करते हैं। तो समझ सकते हो ये पहला तो इसमें सही हो जाता है। दूसरा है, मूर्ति पूजा का आरंभ आर्य काल से होता है। मूर्ति पूजा का आरंभ है क्या आर्य काल से होता है? देखो ये तो गलत है। आपको पता होगा सैंधव सभ्यता से ही मूर्ति पूजा के प्रचलन के लिए प्रमाण मिल चुके हैं, तो समझ सकते हो ये सैंधव सभ्यता से ही प्रचलित थी जो पूजा प्रथा थी। तो ये तो गलत हो जाएगा। ये जो आर्य काल जो आया था ये तो बाद में आए थे ना, इससे सिंधु घाटी सभ्यता से, तो ये गलत हो जाएगा। वैदिक सभ्यता जो थी आर्य सिंधु घाटी सभ्यता के बाद थी, तो पहला सही है इसमें, दूसरा गलत है। क्वेश्चन नंबर 27 है, हमास द्वारा इजराइल पर अक्टूबर 2023 में किए गए हमले को हमास द्वारा क्या नाम दिया गया है? देखो हमास द्वारा जो इजराइल पर 2023 में जो हमला किया गया है उसको नाम दिया गया है ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड। यानी हमास द्वारा इजराइल पर जो अचानक हमला किया गया, हमास ने उसको अल-अक्सा फ्लड नाम दिया है। 7 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ था ये 2023 में अल-अक्सा फ्लड। ठीक है, देखो इजराइल ने भी किया फिर जवाबी हमला, इजराइल ने हमास पर जवाबी हमला किया था इजराइल की सेना ने, तो उसको नाम दिया था इजराइल ने ऑपरेशन आयरन शॉर्ट्स, ऑपरेशन आयरन शॉर्ट्स नाम दिया था उसको। ठीक है, और ऑपरेशन अजय, ऑप्शन सी में देखो ऑपरेशन अजय, ये भी समझ लो कि इजराइल हमास जो युद्ध चल रहा है वहाँ से भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए जो भारत सरकार ने अभियान चलाया उसको नाम दिया गया है आयरन अजय। और ये ऑपरेशन कन्विक्शन भी पूछा जा सकता है, ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपराधों में शीघ्र जांच एवं न्याय दिलाने के लिए चलाया गया है। अपराधों में शीघ्र जांच और न्याय दिलाने के लिए ऑपरेशन कन्विक्शन, ये यूपी के द्वारा। किस अभिलेख से ब्राह्मणों एवं बौद्धों को भूमिदान दिए जाने का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त होता है? किस अभिलेख से ब्राह्मणों और बौद्धों को भूमिदान दिए जाने का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त होता है? बताइए।
तो देखो ये ऑप्शन सी में है नाना घाट अभिलेख। इससे ये साक्ष्य मिलता है कि ब्राह्मणों और बौद्धों को भूमि दान दिए जाने का साक्ष्य। और देखो ये भी पूछा जा सकता है कि नाना घाट अभिलेख जो है इसको किसने उत्कीर्ण कराया था। तो सातवाहन वंश के शासक हुए हैं सातकर्णी प्रथम, उसकी पत्नी थी नागानेका उसने। और देखो ये जूनागढ़ अभिलेख है, ये रुद्रदामन का है, संस्कृत का है, सबसे बड़ा अभिलेख है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 29, मेगास्थनीज द्वारा अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है। इंडिका पुस्तक मेगास्थनीज की है, ठीक है। इसमें समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है मेगास्थनीज ने? 7, 8, 9, 10, 6। तो देखो इसमें इसने 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। कितनी में? 7 में। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। जैसे कि पहला है दार्शनिक, दूसरा कृषक, तीसरा पशुपालक, चौथा कारीगर और पांचवा है आपका योद्धा, छठा है निरीक्षक और सातवां सभासद। दोबारा देख लो इन्हें, 4-5 बार रिवाइज करना, याद हो जाएंगे। मेगास्थनीज के द्वारा जो अपनी पुस्तक इंडिका है उसमें समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला उसमें हो जाता है दार्शनिक, दूसरा कृषक, तीसरा पशुपालक, चौथा कारीगर और पांचवा योद्धा, छठा उसमें निरीक्षक और सातवां सभासद। अब देखो ये मिलान करना है सूची फर्स्ट का सेकंड से। एक साइड में नगर हैं और एक साइड में नदी हैं, यानी देखना है किस नदी के किनारे है। पेरिस सीन नदी के किनारे। अगर आपको सीन देखने हों अच्छे तो पेरिस चले जाओ। किन्सासा है क्रिवाई राग, नहीं, किन्सासा किसके किनारे है? किन्सासा देखकर बताओ, किन्सासा किसके किनारे है? किन्सासा है पराग्वे, जायरे, कांगो, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। ए का 4 हो गया, बी का हो गया 3, ठीक है। जायरे की राजधानी है ये किन्सासा। ये कांगो नदी को ही जायरे कहते हैं, या जायरे को कांगो कुछ भी कह सकते हो। और देखो बैंकॉक, ये थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। ये चाओ फ्राया नदी के किनारे है, इसका 2 हो जाएगा। और अनसंसियन ये पराग्वे, तो इसका 1 हो। 4, 3, 2, 1। इसमें भी ये देखना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। एक साइड में देश है और एक साइड में लौह खनिज उत्पादक क्षेत्र है। करागांडा जो लौह खनिज उत्पादक क्षेत्र है, क्या कजाकिस्तान में है? तो देखो पहला सुमेलित है। दूसरा है यूक्रेन में क्रिवोई रोग है क्या? तो ये भी सुमेलित है। लौह खनिज उत्पादक क्षेत्र हैं ये सभी। कारागांडा, क्रिवोई, नॉर्मेंडी ये फ्रांस में, ना कि जर्मनी में, याद रखना, फ्रांस में। और देखो फ्रांस में पिरेनीज भी है, तो ये सही जवाब है इसका, ऑप्शन सी। एलिफेंटा के गुफा मंदिरों के निर्माण में किस वंश के शासकों ने योगदान दिया था? यानी एलिफेंटा के जो गुफा मंदिर हैं किस वंश के शासकों के द्वारा बनाए गए? तो देखो इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया था राष्ट्रकूट शासकों ने, राष्ट्रकूटों के द्वारा बनाए गए थे ये। देखो यहाँ गुफा मंदिरों में देखा जाए तो हिंदू धर्म मुख्यतः शैव से संबंधित मूर्तियाँ हैं और साथ ही यहाँ पर 2 बौद्ध गुफाएं भी हैं, ठीक है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। शेरशाह की मुद्रा व्यवस्था में तांबे के दाम और चांदी के रुपये की विनिमय दर क्या थी? देखो दाम और चांदी के रुपये की, तांबे का दाम होता था शेरशाह के टाइम में और चांदी का रुपया होता था। तो ज़्यादा कीमत किसकी थी ये बताना है आपको। देखो इसमें बता दूं, 1 रुपये के बराबर होता था, 1 रुपया जो चांदी का होता था 1 रुपये के बराबर 64 दाम होते थे। तो समझ सकते हो इसमें दाम और चांदी का अनुपात पूछा है, विनिमय दर। तो इसमें 64/1 आएगा, ठीक है। 64/1, तो 64 अनुपात 1।
आगे देखते हैं। मुगल काल में अकबर के शासनकाल के दौरान किस विद्वान ने राजतरंगिणी का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? अकबर के टाइम में राजतरंगिणी का। तो देखो ये किया गया था किसके द्वारा? मोहम्मद शाहाबादी के द्वारा। मोहम्मद शाहाबादी जो है, ये ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है, मोहम्मद शाहाबादी के द्वारा राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद किया गया था। देखो इसको फिर इसने नाम क्या दिया था? इसको नाम दिया था बहर उल असमार। राजतरंगिणी में मोहम्मद शाहाबादी ने राजतरंगिणी का फारसी भाषा में अनुवाद किया था और इसका नाम दिया था बहर उल असमार। निम्नलिखित नामों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। देखो चंगेज खां, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, तैमूर। तो देखो इसमें आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले तो ये देख लो, सबसे पहले इसमें महमूद गजनवी तकरीबन 1000 से 1027 तक आक्रमण किए थे इसने भारत पर, ठीक है, कुल 17 आक्रमण किए थे। और चंगेज खां जो आया था, ये चंगेज खां का आक्रमण देखा जाए तो तकरीबन 1221 के आसपास हुआ था। इल्तुतमिश था उस टाइम भारत में, ठीक है, 1221 में। और देखो मोहम्मद गौरी, ये तकरीबन 1175 में इसने आक्रमण किया था भारत पर और तकरीबन 1205 तक ये रहा था इसमें, ठीक है। और इसमें तैमूर है, तैमूर के बारे में भी देख लो। तैमूर ने जो आक्रमण किया था तकरीबन 1398 के आसपास किया था इसने भारत पर। किसके शासनकाल में किया था ये और पूछा जा सकता है। नासिरुद्दीन महमूद के टाइम में किया था तैमूर ने, याद रखना, मंगोल शासक था ये। तो देखो सबसे पहले महमूद गजनवी आएगा, उसके बाद आएगा मोहम्मद गौरी, यानी 2, 3, 1, 4 इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 36 है, मई 2023 में सेल के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सेल का चेयरमैन 2023 में। तो देखो सेल के जो चेयरमैन बने 2023 में अरमेंदु प्रकाश बने। कौन? अरमेंदु प्रकाश। देखो पीएम प्रसाद के बारे में देख लो। पीएम प्रसाद जो बने ये कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष बने। मनोज यादव के बारे में बता दूं, आरपीएफ के महानिदेशक हैं ये। और एमयू नायर ये जो नए वो जो है ना, क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा समन्वयक बने, ये नए राष्ट्रीय सुरक्षा समन्वयक एमयू नायर। एक साइड में देखो भक्तिकालीन संत हैं और एक साइड में जन्म स्थान है उनसे संबंधित, भक्तिकालीन संत और जन्म स्थान। दादू का जन्म कहाँ पर हुआ था? दादू का तो ये अहमदाबाद में हुआ था, एक का हो जाएगा 3। मलुक दास का, ये कड़ा कौशाम्बी जो है, कौशाम्बी में पड़ता है कड़ा, उस जगह पर हुआ था मलुक दास का, एक बी का हो जाएगा 1। कबीर दास का वाराणसी में, ठीक है, 4 हो जाएगा। और तुलसीदास का बांदा, तो इसका हो जाएगा 2, 3, 1, 4, 2 ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कौन सा है जो सुमेलित नहीं है, बताइए। तो देखो डेसिबल के द्वारा क्या मापा जाता है? ध्वनि की प्रबलता नहीं, डेसिबल में मापी जाती है ध्वनि की प्रबलता। ध्वनि की प्रबलता किस में मापी जाती है? डेसिबल में। अश्वशक्ति, शक्ति की इकाई है अश्वशक्ति। और देखो एक अश्वशक्ति जो होता है 740 वाट के समतुल्य होता है, याद रखना। और तीसरा है इसमें समुद्री मील, ये नौ संचालन में दूरी की इकाई है, सभी को पता ही होगा। सेल्सियस जो है, सेल्सियस में ताप को मापा जाता है, ताप को मापने का मात्रक है ये सेल्सियस, याद रखना। और देखो ऊष्मा की इकाई क्या है? ऊष्मा की इकाई है कैलोरी या फिर जूल, तो यही गलत है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 39 है, कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो देखो औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 में। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1761 में,
ठीक है, 1700 अहमद शाह अब्दाली और अफगान था अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के मध्य। और देखो नादिर शाह का भारत पर आक्रमण हुआ था 1739 में। ठीक है, 1739 में हुआ था। और आगे हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना। तो देखो हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की गई थी निजामुल मुल्क के द्वारा 1724 में। ठीक है, तो कालानुक्रम देख लो, सबसे पहले एक आएगा, उसके बाद आएगा 4, एक के बाद आएगा 4, फिर आएगा 3, फिर आएगा 2, 1 4 3 2। तो ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल है? सनई तथा उड़द, मूंग तथा ढेंचा, केंचा या ढेंचा, ढेंचा कर दो इसे, गन्ना तथा गेहूं। हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसलें कौन सी हैं? कौन कौन से हैं इसमें, देखो बताओ। देखो मृदा में उर्वरता और उत्पादन बढ़ाने के लिए हरी खाद का प्रयोग किया जाता है, सभी को ये तो पता ही होगा। और हरी खाद के लिए ये पूछा है इसमें सबसे उपयुक्त फसलें कौन सी हैं। देखो हरी खाद के लिए आप सनई का प्रयोग कर सकते हो, और आप उड़द का भी, ढेंचा का भी, लोबिया, मूंग, ये सभी का कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इसमें जो ऑप्शन 3 दिया हुआ है गन्ना और गेहूं, ये नहीं है इसमें। सनई, उड़द, मूंग, ढेंचा ये सभी हो जाएंगे, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, 1 और 2। मच्छर भगाने वाली दवाओं में निम्नलिखित में से किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? मच्छर भगाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? देखो मच्छरों को भगाने के लिए पायरेथ्रिन का प्रयोग किया जाता है, पायरेथ्रिन का, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है? ट्रांजिस्टर का, देखो जर्मेनियम, सिलिकॉन ऐसे मुख्य पदार्थ हैं जिनका उपयोग आप कर सकते हो अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर की तरह ट्रांजिस्टर में। सेमीकंडक्टर की तरह ट्रांजिस्टर में जर्मेनियम और सिलिकॉन का प्रयोग कर सकते हो। तो इसमें सिलिकॉन है नहीं, जर्मेनियम दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है, जर्मेनियम। और देखो इनकी विद्युत चालकता सामान्य ताप पर चालक एवं विद्युत रोधी पदार्थों की चालकता के मध्य होती है, याद रखना। एथिलीन का उपयोग किया जाता है किस में किया जाता है? एथिलीन का प्रयोग कृत्रिम विधि से फलों को पकाने में। तो देखो ये पहला सही है, एथिलीन का उपयोग किया जाता है कृत्रिम रूप से फलों को पकाने में। निश्चेतक के रूप में भी किया जाता है, यानी निश्चेतक के रूप में भी किया जाता है, एल्कोहल के किण्वन में। तो समझ सकते हो ये तीनों ही सही हो जाएंगे। एथिलीन का उपयोग जो है पॉलीथीन निर्माण में भी किया जाता है, मस्टर्ड गैस निर्माण में भी किया जाता है, कृत्रिम विधि से फलों को पकाने में किया जाता है, निश्चेतक के रूप में भी किया जाता है। सॉरी, इसका उपयोग एल्कोहल के किण्वन में नहीं किया जाता है, जो मस्टर्ड गैस होती है ना, मस्टर्ड गैस निर्माण में किया जाता है। इसे आप सही कर लो। ठीक है, इसका उपयोग यानी एथिलीन का उपयोग कृत्रिम विधि से फलों को पकाने में किया जाता है, निश्चेतक के रूप में किया जाता है, मस्टर्ड गैस निर्माण में किया जाता है, और आपका पॉलीथीन निर्माण में भी किया जाता है, लेकिन एल्कोहल के किण्वन में नहीं किया जाता है, याद रखना। तो ये पूछा है इसमें कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए, केवल 3 सही नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसमें लिटमस का उपयोग अम्ल क्षार संकेतक के रूप में किया जाता है। लिटमस का प्रयोग अम्ल क्षार संकेतक के रूप में, तो देखो ये सही है बिल्कुल, अम्ल क्षार संकेतक के रूप में ही किया जाता है। इसकी सहायता से किसी विलयन की अम्लीयता तथा क्षारीयता की प्रकृति का पता चलता है, आप सभी को पता होगा। और लिटमस का जो निष्कर्षण होता है लाइकेन से किया जाता है, याद रखना। और देखो लिटमस लाइकेनों से निष्कर्षित किया जाता है, तो ये दूसरा भी सही है, ये दोनों ही सही हो जाएंगे, 1 और 2। रेत और नेप्थलीन के मिश्रण को किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है? रेत और नेप्थलीन के मिश्रण को किस विधि के द्वारा अलग अलग किया जाता है? तो देखो इसको अलग किया जाता है सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन की विधि से
किसके द्वारा? सब्लिमेशन या फिर इसे उर्ध्वपातन कह सकते हो। इस विधि से रेत और नेप्थलीन को अलग किया जाता है। देखो नेप्थलीन जो है ये उर्ध्वपातन पदार्थ है, जैसे कपूर है। कपूर के अलावा आपने देखा होगा शायद नमक भी है। नमक को आप खुला छोड़ दो तो अपने आप उड़ जाएगा, उसका उर्ध्वपातन पदार्थ है वो। देखो उर्ध्वपातन जो प्रक्रिया होती है उसमें कोई पदार्थ जो ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदल जाता है। ठीक है, किसी पदार्थ का ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलना ही क्या कहलाता है? उर्ध्वपातन। याद रखना। देखो मेरे गले में थोड़ी दिक्कत है तो बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, अब मैनेज कर लेना। और देखो बिना द्रव अवस्था में डायरेक्ट ठोस का गैस में बदलना ही कहलाता है, याद रखना, उर्ध्वपातन। जैसे कपूर को देखा होगा आपने। और उसके अलावा ये रेत और नेप्थलीन, यानी नेप्थलीन भी उर्ध्वपातन पदार्थ है, इसी वजह से अलग हो जाता है। रेत में अगर नेप्थलीन मिली हुई है उसे खुला छोड़ दो आप तो नेप्थलीन जो है अपने आप उड़ जाएगी और रेत ही रेत रह जाएगा उसमें। क्वेश्चन नंबर 46 है। एक साइड में राज्यपाल हैं और एक साइड में राज्य हैं। देखो कलराज मिश्र ये राजस्थान के राज्यपाल हैं। एक सेकंड, राज्यपाल के दो। मंगूभाई पटेल ये मध्य प्रदेश के हैं राज्यपाल। एक। विश्वभूषण हरिचंदन ये छत्तीसगढ़ के। और टी सौंदरा राजन ये तेलंगाना के। तो 2 1 4 3 इसका सही जवाब होगा। 2 1 4 3। क्वेश्चन नंबर 47 है। कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है मोहम्मद बिन तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई। बिल्कुल सही है। ठीक है, देखो मोहम्मद बिन तुगलक ने 5 परिवर्तन किए थे, 5 सुधार करने की कोशिश की थी। 5 योजनाओं का विशेष रूप से उल्लेख मिलता है उसके बारे में। जैसे पहला उसमें दोआब में कर की वृद्धि की थी। दूसरा उसमें देवगिरी को राजधानी बनाया था। तीसरा उसने सांकेतिक मुद्रा जारी की थी। और चौथा उसने खुरासान पर आक्रमण किया था और कराचिल की ओर अभियान भी किया था। तो ये सभी इसकी योजनाएं असफल हुई थी। देखो सांकेतिक मुद्रा या प्रतीक मुद्रा योजना थी, इसकी असफल हुई। मुख्य कारण इसका सिक्का ढालने पर राज्य का नियंत्रण न होना था। प्रतीक मुद्रा का मूल्य चांदी के मूल्य के बराबर रखा गया था, जिसके कारण देखा जाए अनेक जाली नोट टकसाल बन गए। अनेक जो जाली टकसाल थे वो जाली नोटों के टकसाल बन गए थे और लगान जाली सिक्कों से दिया जाने लगा था। तो इसी वजह से समझ सकते हो काफ़ी ये इसके शासन के लिए काफ़ी उल्टा ही साबित हुआ था ये। दूसरा देखो मोहम्मद बिन तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था, तो ये भी सही है इसका। देखो मोहम्मद बिन तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था, इसी वजह से मोहम्मद बिन तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना जो थी असफल हुई थी। तो समझ सकते हो ये दोनों ही सही हैं और ये व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन नंबर 48 है। देखो दोस्तों क्वेश्चन अच्छे लग रहे हों, यूजफुल क्लास लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए सभी के बीच। और इसी तरह से आपको डेली प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे। अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे और नोटिफिकेशन को ऑन कर लोगे तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलेगा इसका। ठीक है, तो देखो अब इसमें एक साइड में अनुसूचियों के बारे में है। जैसे देखो पहली अनुसूची में क्या है। देखो पहली अनुसूची में राज्य और राज्य क्षेत्रों के नाम और उनका राज्य क्षेत्र विस्तार के बारे में है, तो पहला तो इसमें सही है, सुमेलित है। तीसरी अनुसूची में शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में है, तीसरी भी सही है। पांचवी असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम राज्यों के बारे में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में है क्या? पांचवी बताइए। तो देखो ये तो छठी अनुसूची है ना, असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में, ना कि पांचवी। पांचवी में क्या है फिर? पांचवी में तो अनुसूचित क्षेत्रों अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है पांचवी में, तो इस वजह से यही गलत है, ऑप्शन सी। नौवीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन है और प्रमुख प्रावधान है। एक सेकंड, देखो पहला 101 संविधान संशोधन, 101वें संविधान संशोधन के द्वारा माल और सेवा कर
संबंधी उपबंध किए गए यानी जीएसटी से संबंधित है। पहला जो है एक का हो जाएगा 102वां ये ओबीसी से यानी पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग। बी का हो जाएगा 1, नहीं एक का तो 2 हो गया, बी का 1 हो जाएगा। 103वां संविधान संशोधन ये आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों के लिए है, ईडब्ल्यूएस के लिए। सी का 4 हो जाएगा। 104वां ये 104वां जो संविधान संशोधन है इसके द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन हुआ। इसी के द्वारा जो राष्ट्रपति के द्वारा जो 2 व्यक्ति चुने जाते थे उनको समाप्त कर दिया गया। जो एंग्लो इंडियन समुदाय से चुने जाते थे उसको समाप्त कर दिया 104वें के द्वारा। तो इससे 334 में संशोधन हुआ, इसका 3 हो जाएगा। 2 1 4 3 इसका सही जवाब होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखो मिलान करना है इसमें। आदिल शाही, कुतुब शाही, निजाम शाही, सरकी शाही ये वंशें कहाँ पर शासन किया था? देखो आदिल शाही का मिलान कहाँ पर होगा? आदिल शाही राजवंश की स्थापना यूसुफ आदिल शाह ने की थी, कहाँ पर? बीजापुर में। ठीक है, तो ये सही है, बीजापुर। एक का हो जाएगा 2। कुतुब शाही वंश की स्थापना गोलकुंडा में की गई थी, कुली कुतुब शाह ने की थी, याद रखना। किसे? कुतुब शाह ने की थी, कुली कुतुब शाह ने गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश की स्थापना। और निजाम शाही वंश की स्थापना की गई थी अहमदनगर में मलिक अहमद के द्वारा। और सरकी शाही वंश की स्थापना जौनपुर में की गई थी, मलिक सरवन ने की थी, इसकी याद रखना। सरकी शाही वंश की स्थापना जौनपुर में। तो देखो 2 3 1 4 इसका सही जवाब हो जाएगा, 2 3 1 4 ऑप्शन डी। तो दोस्तों इस तरह से आज का ये प्रैक्टिस सेट यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसी तरह से प्रैक्टिस सेट आते हैं, डेली आते रहेंगे जब तक एग्जाम होगा। पढ़ते रहो। कैसा आपका रिजल्ट आ रहा है बताइए, क्या कुछ समझने को मिल रहा है, क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या कुछ कमियां हैं? सब कुछ अपनी राय भेजिए और पढ़ते रहिए, हंसते खेलते कूदते मुस्कुराते रहिए। कल मिलते हैं फिर 13वें प्रैक्टिस सेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाय।